नीतीश कुमार का नाम शुमार रहेगा भारत की राजनीति के अंदर। अपने वसूलों से, अपनी सहूलियतों के हिसाब से और अपनी कुर्सी बचाने के हिसाब से पलटी मारने को लेकर के, और अब नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी है। और नीतीश कुमार की यह पलटी भारत के इतिहास में एक बार फिर से दर्ज हो गई। वैसे तो कई बार पलटी दर्ज हो चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की एक बार फिर से पलटी भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है। और यह पलटी हुई है उनकी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ। खिलाफ शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2006 से लगातार नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाते रहे, लेकिन आज उनकी राजनीति के अंदर, उनके जीवन के अंदर जो सबसे मजबूत आज मौका था कि वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के सरकार के सामने अड़ जाएं। नीतीश कुमार आज बजट में जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उसके बाद में नीतीश कुमार सामने आए मीडिया के, और नीतीश कुमार ने क्या कहा वो जरा एक बार आप सुन लीजिए, तो अपने आप में आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार की पलटी आने वाले वक्त में कितनी उन पर भारी पड़ेगी। नीतीश कुमार मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत कुछ कह गए। सवाल इसके बाद में भी उठते हैं, सवाल इसके बाद में भी उठेंगे कि क्या नीतीश कुमार की यह पलटी आखिरी पलटी है या इसके बाद में भी नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं एक बार आप सुन तो लीजिए। और उसके बाद में नीतीश कुमार ने इस पर आज ट्वीट भी किया है। बिहार में हंगामा भी हुआ है, बिहार विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा हुआ है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के। तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक कब तक चलेगी सरकार, यह बड़ा सवाल लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। और इस बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कितने दिन की मेहमान है, मोदी सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कब तक चलेगी, ये बड़े सवाल, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले बिहार। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया था। ओवरऑल हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है, इससे बिना मतलब का लोग। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, तो नीतीश कुमार यहां पर हंसते हंसते बहुत कुछ कह गए। नीतीश कुमार कह रहे हैं आप तो जानते ही है ना जी, उनकी तो पहले भी सरकार रही, वो आज इस मौके के ऊपर कांग्रेस को, लालू प्रसाद यादव को लपेटने की कोशिश करते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं दिलवा पाए। लेकिन पूरा देश जानता है कि आज नीतीश कुमार किस पोजीशन पर है, नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी से क्या करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं। इसके पीछे सोच क्या हो सकती है। नीतीश कुमार ने इसके बाद में ट्वीट किया। नीतीश का यह ट्वीट आप देखिए। नीतीश ने लिखा, आज केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है।
साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिए की गई इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह से बिहार के विकास में सहयोग करेगी। यह नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, और नीतीश कुमार की तरफ से जब यह कहा गया तो एक तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया उन्होंने। क्या बिहार सिर्फ 59,000 करोड़ रुपए में समृद्ध हो जाएगा? बिहार का बच्चा आज ये सवाल जानना चाहता है। नीतीश कुमार जिस तरीके से यहां पर अपनी बात को कहते हुए नजर आए, अपने ट्वीट में उन्होंने एक भी आगे किसी और परियोजना का जिक्र करके उसके लिए पैसा मांगते हुए नहीं नजर आए। तो ऐसे में सीधा सवाल वो ये कि नीतीश कुमार क्या पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं? और नीतीश कुमार का सरेंडर करना क्या उनकी सरकार को बचा जाएगा? नीतीश कुमार को क्या यह नहीं पता कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग अब बिहार के बच्चे बच्चे तक तेजस्वी यादव और लालू यादव उनकी पार्टी पहुंचाने का काम करेगी, कांग्रेस पार्टी वहां पर पहुंचाने का काम करेगी। तस्वीरें जरा देखिए आप। आज इंडिया गठबंधन के नेता बिहार विधानसभा के अंदर झुंझुना लेकर के आ गए और कहा कि ये झुंझुना जो बजट में नहीं दिया गया वो हम आपको दे रहे हैं। झुंझुना भी बजट में नहीं दिया गया। कुछ इस अंदाज में विपक्ष के सांसदों ने नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का विरोध जताया। और इसके बाद में बिहार विधानसभा में जो हुआ वो देखिए। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी पर गुस्से में स्पीकर बोले, बर्दाश्त नहीं करेंगे, मार्शल को दिया आदेश, सभी विधायकों के हाथ से कागज ले ले। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष ने नीतीश कुमार को सदन में दिखाया झुंझुना। तो सदन में झुंझुना दिखाया और वो झुंझुना देख करके यहां पर किस तरीके से जो है वो स्पीकर साहब गुस्सा हो गए, ओम बिरला जी की याद ताजा हो गई। लेकिन क्या वाकई ये संभव है कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के साथ में ही रहेंगे? क्योंकि इसी तरह से और इससे पहले बहुत कुछ कह करके नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर आए थे, महागठबंधन के अंदर आए थे। आज दिल्ली में भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि बजट में आज कुछ नहीं हुआ है। बजट में कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी ने वो उठा करके पढ़ दिया है। क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया सुलेह, सुनते हैं। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा। और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। यहां पर मोटे तौर पर 7-8 अंकों में कुछ बातें हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। आज छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पॉन्स में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है
और रिस्पांस में कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग, 3 तरह की स्कीमों में करीब 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है। दूसरी बात महंगाई की, ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है और उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे में 1.7% के एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर की बात की गई है। इन नंबर्स को जस्टिफाई करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस डिफ्लेटर के नंबर से यकीन नहीं रखते हैं और यह भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कृषि सिर्फ 1.4% पे और कंजम्पशन जो 2/3 हिस्सा होता है जीडीपी का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बोले गए थे। वित्त मंत्री ने अपने तीसरे पैराग्राफ में महंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं। तो महंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी सामानों पर टैक्स को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दी है। तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है और यह सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुणवत्ता उसमें कम है। आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ना उस तरह की मैथ कर सकते हैं, ना उस तरह का गणित कर सकते हैं और यह भी माना जाता है कि उस तरह की स्किल नहीं है। तो शिक्षा पर कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी था। एक और बात, और यह बहुत बड़ी बात, आज की तारीख में यह बहुत गर्म मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा नीट का है। नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई, नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है, 12वीं के तुरंत बाद की परीक्षा है और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा, लेकिन नीट पर एक शब्द नहीं बोला वित्त मंत्री ने। स्कूल एजुकेशन का यह हाल है कि लगातार बजट के बनिस्बत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है और पिछले बार के बजट में 1,16,417 करोड़ रुपए खर्च करने की बात थी, लेकिन जो अनुमानित, जो रिवाइज्ड हुए हैं फिगर्स, उसमें वो 1,08,868 रुपए खर्चा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर, शिक्षा जैसी चीज पर कटौती की गई है। चौथा पॉइंट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का है और यह सर्वविदित है, सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केयर का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की कमी तो है ही, जांच की मशीनों की, डायग्नोस्टिक्स की भारी कमी है और यह माना जा रहा था कि हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्चा ज्यादा किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी जीडीपी के बनिस्बत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है। और सुनने की बात यह भी है कि पिछली बार का जो बजटेड अमाउंट था वो 88,956 करोड़ था, खर्च 80,000 करोड़ से कम किया गया, 8,000 करोड़ की से ज्यादा की इसमें भी कटौती की गई। पांचवा जरूरी पॉइंट है कि आय जो थमसी गई है, जो वेज बिल थमसे गए, जो लोगों की इनकम और आय बढ़ नहीं रही है, लगभग 6 साल से लोगों की इनकम एक जैसी प्रतीत हो रही है। वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वरोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रति माह। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं और जो मजदूर हैं वो 19,750 कमाते हैं। हमारी हमेशा से डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि 400 प्रतिदिन की न्यूनतम आय हर श्रेणी की होनी चाहिए। इस श्रेणी की जो आय है, मजदूरों की जो आय है, वो 400 रुपए प्रतिदिन पर फिक्स किया जाए, ये हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20% टैक्स ब्रैकेट के अलावा किसी भी टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं है और खास तौर से दिहाड़ी मजदूर, वो लोग जो शायद टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो गरीब और गुर्बत से जूझ रहे हैं, पिछले 6 सालों में जिनकी इनकम नहीं बढ़ी है, उनको कोई भी राहत, कोई भी रियायत नहीं दी गई है। छठा बड़ा पॉइंट, और यह कृषि को लेकर है। हमारे देश की 65-70% लोग कृषि से संबंध रखते हैं। एक ही मांग लगातार किसान कर रहे हैं, किसानों की शहादत भी हो गई, किसान आज भी मांग कर रहे हैं
कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हमें मिलनी चाहिए। इस कानूनी गारंटी का उल्लेख उस घोषणा पत्र में भी है कांग्रेस के, जिससे कॉपी पेस्ट करने का तमाम काम वित्त मंत्री ने किया है। काश उन्होंने यह भी किया होता, लेकिन रिस्पांस में उन्होंने कृषि का बजट घटाया है एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट, और एक यह भी सत्य है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर, कानूनी गारंटी पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। सातवीं बड़ी बात, एजुकेशन लोन्स को लेकर कहा गया, और क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों की आय कम है, महंगाई ज्यादा है, जो एजुकेशन लोन लिए गए थे, हमारी ये मांग थी, हमारे घोषणा पत्र में भी हमने अंकित किया था कि एक बार जो आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स हैं उनको माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रिस्पांस में एजुकेशन लोन देने की बात हुई, लेकिन जो एजुकेशन लोग लेकर आज जूझ रहे हैं उस एजुकेशन लोन को चुकाने में, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनके परिवार की आय कम हो गई है, वो महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया और वो जरूर इससे निराश होंगे। अंत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय अग्निपथ स्कीम को लेकर है। लगातार हम देख रहे हैं कि सेना उसका विरोध कर रही है, लगातार शहीद परिवार उसका विरोध कर रहे हैं। दो तरह की भ्रांति करने का, दोयम दर्जा सेना के एक वर्ग को देने का विरोध किया जा रहा है, और हमारी शुरू से मांग ये रही है, हमारी मैनिफेस्टो में था कि अग्निपथ स्कीम को विड्रॉ किया जाए, लेकिन अग्निपथ स्कीम पर भी एक शब्द नहीं था उसको खत्म करने का, उसको विड्रॉ करने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के दावों के बीच और विपक्ष के आरोपों के बीच जनता इस बजट को कैसे देख रही है। वाकई इस बजट को लेकर के एक बात मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पर मैं जितना अभी तक इस बजट को लेकर के प्रतिक्रियाएं देख रहा हूं, बीजेपी के अपने लोग बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।